लेकिन साहब बाकी जो 6, एक तो कनाडा हो गया जो कि होस्ट है, लेकिन बाकी जो 6 के 6 देश थे उन्होंने सबने कनाडा से कहा कि भैया ऐसा है, ये तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनको भूल जाओ, मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में सभी को इस समय भारत की आवश्यकता है। जो G7 समिट है इसमें फ्रांस भी शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही महदूद ममालिक का एक अलायंस है। तो इसमें अगर फ्रांस भी शामिल है तो फ्रांस की भी मर्जी शामिल होगी कि मोदी साहब को ना बुलाएं। तो इसमें USA भी शामिल है, तो यकीनन इसमें USA की भी मर्जी होगी कि जनाब मोदी साहब को ना बुलाएं। 56 इंच की छाती थी, ये तो फिर दुनिया तो मतलब ये तो अकेले रहे। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमको तो बुरा लगा, ये देश का अपमान लगता है मुझे। अपमान है कि हमको नहीं बुलाया गया। क्या भारत की साख नीचे गिरी है? साथ जो है वो शुरू हो गए कि इनवाइट नहीं किया गया। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आता है और कनाडा से खबर आती है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। लेकिन अभी भी वो एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास फोन आ गया, प्लीज आप आइए। बहुत सारे पुराने दोस्तों से जिनसे रिश्ते ट्रूडो ने खराब किए थे, अब मार्क कार्नी को दुरुस्त करना पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आके, ग्लैड टू रिसीव अ कॉल। लो जी, आपने खबर तो सुनी ली होगी। कहाँ तो एक तरफ खुशियाँ थी, जश्न मनाए जा रहे थे कि G7 से बाहर हो गया, भारत को बाहर कर दिया गया है। मूर्खों को ये नहीं पता कि G7 का मेंबर जो है वो भारत नहीं है, लेकिन फिर भी होता कुछ ऐसा है। जो वे जश्न मना रहे थे, उन जश्न मनाते मनाते ही एक उधर से कनाडन PM का जो एक ट्वीट आया और मोदी जी को उन्होंने खुद फ़ोन किया कि जी आपको आना पड़ेगा, आपके बिना मीटिंग अधूरी है, आपके बिना तो काम चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। अब ये बात सुनते ही, ये बात जैसे ही मीडिया में फैली, उनका जो जश्न था वो मातम में बदल गया। 6 के 6 देश ने रिक्वेस्ट की कनाडा को कि भाई मोदी जी ज़रूर आने चाहिए, और आज आप देख ही सकते हैं कि G7 समिट में मोदी जी जाएंगे। अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस बात का धक्का लगा है कि यार ये ऐसा हो कैसे गया। वो लोग तो इतने ज़्यादा खुश थे, कहीं ना कहीं ईद भी उनकी बहुत ही अच्छे से गुजरी कि भाई मोदी को नहीं बुलाया गया, लेकिन सब कुछ, सब पे मट्टी, सब पे पानी फिर गया। तो दोस्तों अब किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ने उसको बहुत ही ग्रेशियसली स्वीकार भी कर लिया। तो क्या बात इतनी ही सी थी? नहीं। अब सारे के सारे भेद, सारी की सारी परतें इसके पीछे की खुल रही हैं, और जो लोग आलोचना कर रहे थे मोदी जी की, उनकी भी परतें खुल रही हैं। परतें क्या खुल रही हैं? अभी एक देखिए कि जो कैनेडियन स्टेट टीवी है, उसकी एक एंकर या उसकी एक स्पोक्स पर्सन, उसका इंटरव्यू आ रहा था और मैं देख रहा था। और कैनेडियन स्टेट टीवी ने भी और कनाडा के जो अन्य लोग हैं उन्होंने सबने ये स्वीकार कर लिया है कि भाई हम तो नहीं बुला रहे थे, हम इसलिए नहीं बुला रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ जो एक बड़ी जनसंख्या है, बड़ी तो क्या है, मुश्किल से 3% है, हिंदू जो है वहाँ पर सिखों से बहुत ज़्यादा है। खालिस्तानियों में भी, वैसे खालिस्तानियों में भी विभाजन है, और खालिस्तानी जो है वो वहाँ के जो सिखों के मुश्किल से 20% है, क्योंकि अंततः जो यहाँ से गए हुए सारे के सारे सिख हैं उनकी जड़ें भारत में हैं और वो भारत को ही अपना देश मानते हैं। लेकिन ये जो खालिस्तानियों का जो एक प्रकार का वहाँ बन गया है इकोसिस्टम, और वो इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें गुंडे बदमाशों का वर्चस्व है, और उन गुंडे बदमाशों के चक्कर में जो भले लोग हैं वो भी आगे नहीं आते हैं और वो अपने खालिस्तानियों से बच के चलते हैं, उनके सामने नहीं पड़ते हैं। तो ये खालिस्तानियों ने वहाँ पे अपना वर्चस्व बना रखा था। लेकिन साहब बाकी जो 6, एक तो कनाडा हो गया जो कि होस्ट है, लेकिन बाकी जो 6 के 6 देश थे उन्होंने सबने कनाडा से कहा कि भैया ऐसा है, ये तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनको भूल जाओ, मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में सभी को इस समय भारत की आवश्यकता है, और
भारत की आवश्यकता है तो मोदी की आवश्यकता है। मोदी को नहीं बुलाया तो आपका G7 पूरी तरह से फेलियर रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमको सबको भारत के साथ में आर्थिक समझौते करने हैं, आर्थिक वार्ताएं करनी है, आर्थिक वार्ता के अतिरिक्त सामरिक वार्ताएं भी करनी है। सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक, यानी कि लोगों को भारत के साथ में मिलिट्री अलायंस भी बनाने का शौक़ है इस समय। बहुत से तो अब ये कह रहे हैं कि साहब कि भारत से हमको अब आयुध यानी कि आर्मामेंट्स भी खरीदने पड़ सकते हैं। भारत के साथ फार्मा और अब जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री वो भारत की वो इतनी अधिक प्रोग्रेस कर चुकी है, भारत के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। और दूसरे, यदि हमको चीन के साथ में मुकाबला करना है तो बिना भारत के ये हो कैसे सकता है। G7 में हम डिस्कस क्या करेंगे? G7 में हम आर्थिक विकास, आर्थिक प्रोग्रेस, विश्व की आर्थिक प्रोग्रेस, ये सब हम डिस्कस करते हैं। और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है उसको हम बुलाएंगे नहीं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको G7 से एक्सपैंड करके G8 कर दो। आखिरकार एशिया से जापान तो है ही ना। बाकी जो पुराने वाले हैं आपके इटली, जर्मनी, फ्रांस और UK, ये तो पुराने चले आ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही इनका एक विशेष दर्जा हो गया था, जिसके कारण इनकी एक हैसियत है और ये चले आ रहे हैं। जर्मनी वैसे भी तीसरे नंबर की इकॉनमी है नॉमिनल PPP से, नॉमिनल GDP से, लेकिन PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी वाली जो GDP है उसमें भारत नंबर 3 पर है। और उसके हिसाब से यदि निकालते हैं तो भारत की जो परचेजिंग पावर पैरिटी वाली जो इकोनॉमी से भारत तीसरे नंबर पे आता है, चाइना 1 नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे US आता है। अब चाइना के बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लेट करता है। अधिकतर लोग ये मानने को तैयार नहीं कि इसकी $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लोगों का ये कहना है कि भाई इसकी अधिक से अधिक $8-10 ट्रिलियन इकोनॉमी है। लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर बेस्ड था तो इसने अपने जो इंटरनल जो इसकी इकोनॉमी है उसको छुपा के और एक्सपोर्ट के फिगर्स के आधार पर इसने पूरा का पूरा एक इन्फ्लेटेड पिक्चर बना दी है। वस्तुतः तो इसकी जो जनसंख्या है वो भी घट चुकी है। कई लोग तो कह रहे हैं कि साहब कि कई 10-15 मिलियन डेथ्स हुई हैं कोविड में चाइना में। लेकिन चूँकि चाइना में सेंसरशिप है, चाइना से कोई खबर बाहर नहीं आती, चाइना में यूट्यूब नहीं चलती, चाइना में X/Twitter नहीं चलता, चाइना में और भी कोई पश्चिमी देशों का कोई भी जो और इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं चलता। चाइना ने सब कुछ अपना ही बना रखा है, तो वहाँ से खबर भी नहीं आती। तो G7 को मुकाबला करना है चाइना से और भारत को बुलाएंगे नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता था? तो अब भारत को बुलाना पड़ रहा है। कनाडा को एक तरह से मजबूरी में बुलाना पड़ रहा है। वैसे माइक कार्नी जो है वो समझदार व्यक्ति है, थोड़ा मतलब ट्रूडो से और जो वो पियर पोलिएवर था, इनसे दोनों से तो समझदार ही लगता है, क्योंकि इसने एक भी खालिस्तानी अपने कैबिनेट में नहीं रखा। तो जब एक भी खालिस्तानी अपनी कैबिनेट में नहीं रखा और वो जो पुराना आपका जो जगमीत सिंह हुआ करता था आपके NDP वाला, जो पूरी की तरह से ग्रिप में रखता था लिबरल पार्टी को और ट्रूडो को, वो जीत के आ नहीं पाया इस बार। खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी हार गया। और जो खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे थे ऑपोजिशन के, जो कंजर्वेटिव ऑपोजिशन के लीडर थे पियर पोलिएव, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए। बता रहे हैं कि कम से कम 13 या 14 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पर पीटर पोलिएव की कंजर्वेटिव पार्टी हिंदू वोट्स के कारण हारी है। पहली बार हिंदू वोट्स ने अपनी शक्ति दिखाई है। यद्यपि हिंदू अभी भी कनाडा में पूरी तरह से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं जितना कि उनको लेना चाहिए। और ये जो भारतीय डायस्पोरा है, जो भारतीय वंश के लोग हैं और जो विदेशों में रहते हैं, उनको ये सीखना पड़ेगा कि भाई वो पूरी तरह से एक होके भारतवंशियों के एक आइडेंटिटी लेके और जहाँ भी हैं वहाँ की राजनीति में वो भाग लें, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो ब्रिटेन हो
चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो। अब हालात ये हैं कि सारे के सारे खालिस्तानी जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि हम तो इस पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, मोदी जी यहाँ आएंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। और कनाडा वाले कह रहे हैं कि अगर तुमने ज़्यादा प्रोटेस्ट